हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में आतंकियों का नेटवर्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहां एक नहीं बल्कि कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। ये हम नहीं बल्कि प्रदेश के गिरफ्तार आतंकियों का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। इसके पीछे कई हद तक पुलिस का कमजोर खुफिया तंत्र भी जिम्मेदार है। इस पर देखिए पहले रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में भले ही आतंकी घटनाएं न हुई हो, लेकिन ये आतंकियों का सबसे सेफ ठिकाना माना जा रहा है। यहाँ बैठकर आतंकी अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में प्रदेश से लगभग 50 से अधिक संदिग्ध आतंकियों और कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बीते सालों से जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिज्ब उल तहरीर, ISIS, इंडियन मुजाहिदीन और PFI जैसे संगठनों की तेजी से सक्रियता देखी गई है। साल 2022 आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश भोपाल के ऐशबाग से 4 से ज्यादा आतंकियों को दबोचा। साल 2022 आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सितंबर में 22 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन हिज्ब उल तहरीर भोपाल समेत दूसरे स्थानों से 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साल 2024 आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन खंडवा में छापेमार कार्रवाई कर आतंकी फैजान को पकड़ा। साल 2025 जून में NIA ATS ने ऐशबाग में छापा मारा। टेरर फंडिंग के आरोप में एक संदिग्ध को पकड़ा गया। आतंकी संगठन ISIS अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने भोपाल से अदनान को पकड़ा। आतंकी संगठन ISIS सितंबर में दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा से कामरान कुरैशी को पकड़ा। अब ताजा मामला भोपाल से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी फराज का सामने आया है। फराज को पाकिस्तानी हैंडलर्स ऑपरेट कर रहा था। फराज के साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। फराज और उसके साथी के तार आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हैं। अब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की एजेंसियों की भी नींद उड़ गई है। प्रदेश में लगातार सक्रिय आतंकी संगठनों को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। भोपाल से DSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आखिर मध्य प्रदेश में नेक्सस का ये भांडाफोड़ जिस तरह से हुआ है, तो आतंकियों का गढ़ क्यों कहा जाने लगा है मध्य प्रदेश, और इसी पर हम सवाल करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़कर एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ निरंजन उपाध्याय जुड़ रहे हैं जो कि रिटायर्ड DSP हैं। पुनीत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अधिवक्ता है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे ही करना चाहती हूं, और आपसे ही मैं पहले समझना चाहूंगी, अगर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को आप एनालिसिस करें, इनको देखें, इनको समझें, क्या लगता है क्या वीक पॉइंट है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश आतंकी गढ़ धीरे धीरे बनता जा रहा है? बिल्कुल एक ही वीक पॉइंट है कि जिन एजेंसियों पर ये जिम्मेदारी है उसके पास जो प्रॉपर इनपुट रहता है शायद वो नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इस तरीके के नेटवर्क देखे जाते हैं। 2022 से यदि हम 5 साल का डाटा उठा के देखें तो 50 से ज़्यादा जो आतंकी संगठन उनके संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने का काम किया है, चाहे वो सेंटर की एजेंसी हो या मध्य प्रदेश की एजेंसी हो। यदि समय रहते गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल जाए तो संभवतः ये जो नेटवर्क मध्य प्रदेश से संचालित हो रहा है वो नेटवर्क जो है पहले ही पकड़ा जाए। और HUT की बात करें तो 2022-23 के लगभग एक बड़ी संख्या में उससे जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। PFI हालांकि सेंटर के निर्देश के बाद जो है भोपाल से करीब मध्य प्रदेश से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। HUT जो आतंकी संगठन है, MIA, ये इस तरीके के संगठन है जो कि लगभग पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। और जो फराज को गिरफ्तार किया गया है काजी कैंप से, वो भी पाकिस्तान से एक हैंडलर है उससे ऑपरेट हो रहा था। उसके बाद अभी तक 2 गिरफ्तारियां और हो चुकी, राजस्थान और UP से। तो ये बताता है कि जिस तरीके का एक खुफिया तंत्र मजबूत होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। यही कारण है कि इस तरीके के नेटवर्क, और हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को स्लीपर सेल जो है वो बना दिया गया है। संगठन यहाँ पे आसानी से रुकते हैं, अपने संगठन को पूरे देश भर में मध्य प्रदेश से बैठकर मजबूत करते हैं। तो ये अपने आप में एजेंसियों के लिए काफ़ी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि एजेंसियों को अब जो है अपने तंत्र को ही नहीं बल्कि अपनी सक्रियता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आतंकी संगठन का मामला नहीं है। कई जो है वो संगठन जो है मध्य प्रदेश में सक्रिय होकर जो है वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ठीक है, निरंजन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड DSP हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत स्वागत है, और आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से मनोज जी से चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश क्यों आखिर आतंकी गढ़ बनता जा रहा है, इस तरह के नेटवर्क्स जो सामने आ रहे हैं,
और मनोज जी ने जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर का भी उल्लेख किया कि इनपुट बहुत जरूरी है। प्रॉपर तरीके से अगर इनपुट नहीं मिल पाएगा तो उसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं ये उजागर होंगी। आपको लगता है क्या कमजोरी है, किस वजह से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि भारत सहित विश्व के हर देश को ये दंश झेलना पड़ रहा है। इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मेरा 38 साल का पुलिस का जो अनुभव है वो ये कहता है कि छोटा अपराध हो, चोरी डकैती हो या आतंकवादी घटना हो, जब तक लोकल असिस्टेंस न होगा ये अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। अक्सर होता ये है कि लोकल असिस्टेंस वाले जो हैं एजेंसी से इतने ज्यादा क्लोज मिक्सअप रहते हैं कि हम उन पर भरोसा कर पाते हैं, उन पर शक नहीं कर पाते। जबकि मेन जो इन्वेस्टिगेशन का और जांच का जो स्टार्ट है वो पुलिस का हो या किसी का हो, डाउट से होता है जी। शक से होता है। अगर हमने शक किया तभी हम मंजिल तक जाकर के उसको हिट कर पाए। ज्यादातर होता यह है कि कोई भी केस सॉल्व हो गया, हमने 2 ऑटोमेटिक वेपन पकड़ लिए, 4 बम पकड़ लिए, 2 मुलजिम पकड़ लिए और जेल भेज दिया, हम शांत हो गए कि हमने इसका काम पूरा कर लिया। लेकिन होता यह है कि इसमें केवल हम पत्ते झड़ा के रह जाते हैं, उसकी जड़ें अभी भी जिंदा हैं और वो जड़ें फिर प्रस्फुटित होती हैं, फिर ये दोबारा काम करते हैं। क्षेत्रीय पुलिस, जिला विशेष शाखा, LIU, इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मर्स जिनको हम आज की भाषा में मुखबिर कहते हैं, ये सतर्क होकर काम तो करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ यदि शासन एक प्रयास करे, अभियान चलाए जन जागृति का, तो ये एजेंसीज और ज्यादा इफेक्टिव होकर काम कर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी है। देखिए, होता है क्या है कि आदमी कोई घटना हो गई, अरे कौन झंझट में पड़े, चलो घर चलो। तो ये कौन झंझट में पड़े वाला जहर जो है ये हमारे इस मध्य प्रदेश को क्या पूरे देश को ही बर्बाद कर रहा है। इसमें आतंक की जड़ें मजबूत करने में सहायता कर। ऐसे मामलों में पुलिस एक ऐसी एजेंसी जो छोटी बड़ी बात को लेकर के व्यक्ति पर संदेह करना शुरू करे और संदेह के आधार पर आगे जाकर के, हमारे पड़ोस में जो आदमी रोज हमसे आके मिलता है, हमसे रोज सवेरे शाम नमस्कार चमत्कार होती है, हो सकता है कि वही वो लोकल असिस्टेंस हो जो हमें मिक्स होकर के उनको फीडअप कर रहा है। इसके लिए सतर्क होना बहुत जरूरी है, तभी हम रूट कॉज तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है। चूंकि ये समस्या हेलो जी बोलिए। चूंकि ये समस्या क्रॉनिक बीमारी से भी ज्यादा भयानक है। अब निदान के लिए इसमें पुलिस, जो लोकल बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो शासन, इसके साथ साथ NGO और सामाजिक संगठन जो सोशल वर्किंग के लिए काम करते हैं, इन सबको मिलके एक लाइन में, जैसे होता है ना कि जैसा अभी बीच में चला था कि रोड कट गई तो पाइपलाइन डल गई, पाइपलाइन डल के रोड बनी तब टेलीफोन लाइन आ गई। तो ये अलग अलग एजेंसी अलग अलग काम करती हैं। ये जब एक साथ मिलके काम करेंगी, एक दूसरे को फीडअप कर पाएंगे इंफॉर्मेशन, तो मैं समझता हूं कि ये टारगेट हिट हम कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात इसमें जो हो रही है कि ये जो हमारा पड़ोसी देश है ये प्रायोजित करता है इन सबकी घटनाओं को, हमारे देश को डिस्टर्ब करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए। इसके लिए सॉफ्ट टारगेट क्या है? बेरोजगार, मजबूर, गरीब और किसी मुसीबत में फंसा हुआ युवा, जिनको ये ब्रेन वॉश करके लालच देते हैं कि ठीक है देश तो गया, तुम अपना देखो पहले, और वो अपनी लालच में आकर के इनसे मिक्सअप हो जाता है और इनका वो दुरुपयोग करते हैं, वो वहां से बैठे बैठे हैंडल करते हैं। और निरंजन जी, इस पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि देखिए, जब हम देखते हैं इस तरह की घटनाएं सामने आती है, इस तरह के नेटवर्क सामने आते हैं, यूजुअली जो क्राउडेड प्लेसेस होती है वहां टारगेट किया जाता है। यस, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। कारण उसका यह है कि मैक्सिमम डैमेज हो, कम से कम एनर्जी से मैक्सिमम डैमेज हो। तो मार्केट है, मॉल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, आम सभा के स्थान है, इनको ये हिट करते हैं ताकि मैक्सिमम डैमेज हो। इसके लिए आवश्यक तो यही है ना, जो मैंने आपसे कहा जी, कि हर व्यक्ति को जागृत रहना पड़ेगा कि हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो इमीडिएट संबंधित एजेंसी को इन्फॉर्म करे और उसमें निगाह रखे। ये ना सोचे कि कौन फंसे झंझट में। तो देखिए, अगर वो नहीं फंसेंगे तो आने वाली पीढ़ी पूरी तरह झंझट में फंसी हुई मिलेगी ही। ये जो भाव है, इस भाव को पैदा करने के लिए शासन को एक अभियान चलाना चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए। और मेरा तो कहना यह है
कि शासन को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो केवल इस हेतु काम करे, और वह जांच एजेंसीज, पुलिस और ये संगठन इन सब से मिक्सअप करके एक ट्यूनिंग में, ठीक है, जिस तरह वायरलेस में बात करते हैं, हम 5 वायरलेस एक साथ बात करते हैं, एक दूसरे को सुन लेते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी जो एक होती है, उस एक फ्रीक्वेंसी में ये सब लोग मिलकर के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका परसेंटेज ऑफ डैमेज हमारा बहुत कम हो जाए। ठीक है। निरंजन जी, आपको सुना हमने, समझा आपने, बहुत सारे फैक्टर्स का उल्लेख किया। पुनीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कानूनी तरीके से आपको क्या लगता है, अगर लॉ के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और कैसे उस पर क्या प्रभावशाली कदम होने चाहिए जिससे इस तरह के जो डैमेज है उनको कंट्रोल किया जा सके? मैडम, मैं जो उपाध्याय जी ने कहा बहुत सहमत हूँ उस बात से, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जो पुलिस का प्रोसीजर है, ये एजेंसीज की प्रोसीजर है, आम नागरिक उससे इतना भयभीत है कि वो चाह के भी मदद नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो उसमें सुधार लाना पड़ेगा कि जो अभी एक वर्ड वो किया था कि वो सोशल पुलिसिंग या जो भी उसको कह ले, पुलिस से आम नागरिक इतना डरता है कि वो किसी भी बड़े अपराध की भी जानकारी उसको होगी, चाहेगा भी कि हम बता दें, लेकिन जो प्रोसीजर है उसमें उसको इतना इन्वॉल्व होकर परेशान हो जाना पड़ता है कि उससे दूर हटता है। उसको लगता है कि भैया अपन इससे दूर रहो, कोई कौन झंझट में पड़े। तो सबसे पहले तो ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो ये भय है वो कैसे निकाला जाए आम नागरिक के, आम व्यक्ति के दिमाग से। दूसरी बात, इसके लिए समाज को बहुत जागरूक होना पड़ेगा और जागृत करना पड़ेगा। क्या है कि उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति आया, किराए से मकान लिया। किराएदार ने तो एक फॉर्मेलिटी ले ली, उससे कागज ले लिया, उसका अपना एक एग्रीमेंट बना दिया, दे दिया। उसको भी ये जागरूक होना पड़ेगा कि वास्तविक रूप से ये जो किराए का मकान लिया है व्यक्ति, इसकी गतिविधियां क्या हैं, और यदि हमारा पड़ोसी है तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये हमारा पड़ोसी है और किराए के मकान में रहने आया है, पर इसके बारे में थोड़ा जानकारी तो हमको हो कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा और कब कर रहा है। पर यह तभी संभव होगा जब पुलिस से सहयोग उस लेवल का मिलेगा कि हमारे मन से पुलिस का डर खत्म हो जाए। मैं एक सिंपल सा दूसरा एक इसमें और पहलू है कि वास्तविक रूप से जो एजेंसियां काम करती हैं वो काम बहुत अच्छा करती हैं, काम नहीं कर रही होती तो पकड़ाए नहीं जाते ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे लगता है कि कई जगह, जैसा अभी उपाध्याय साहब ने कहा कि एक सेपरेट एजेंसी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को करे, पर वो तभी संभव होगा जब समाज को विश्वास में लिया जाएगा और समाज जागृत होगा उसके लिए कि हमारे पास यदि कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम बेखौफ बिना डर के वो पुलिस को बता पाएँ। दूसरी बात यह है कि हमको जहाँ करना चाहिए, जैसे मान लीजिए सामान्य पुलिसिंग का एक थाना प्रभारी का जो एरिया है उसको बहुत सारी जानकारी होना चाहिए। पहले के टाइम में जो मुखबिर तंत्र हुआ करता था पुलिस का, आज वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ना तो कोई बताता और ना ही पुलिस उस पर ध्यान देती। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कह रहे हैं कि साहब वो एक्सीडेंट में बहुत मौतें होती हैं, तो पुलिस हमारी चेकिंग कहाँ करती है? कॉलोनी पे बैरिकेड लगा के चेकिंग करती है। कॉलोनी पे थोड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हाईवे में होता है। उनका तर्क यह है कि साहब हम कॉलोनी के अंदर लगवाएंगे हेलमेट तो हाईवे में लगाया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। आप अपने घर से, आज की डेट में आप कॉलोनी में हो तो स्कूटर से दूध लेने जाओगे तो स्कूटर से ही जाओगे, पैदल नहीं जाओगे। पर किसी भी हालत में आप स्कूटर से दूध लेने हेलमेट लगा के नहीं जाओगे। ये जो डिफरेंस है इसको दूर करना पड़ेगा और इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी तो पूरी की जा रही है कि साहब हम चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन चेकिंग कहां और किस समय होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, सुना पुनीत जी आपको। निरंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। मनोज जी, इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए निरंजन जी ने भी एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि प्रशासन और जब जनता मिलकर सहयोग करके आगे कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तब वो चीजें बैलेंस बिठेगा और उसी के साथ इस तरह के जो चीजें हैं वो सामने आना बंद होगा। लेकिन दूसरी तरफ पुनीत जी को भी आपने सुना, उन्होंने भी एक और फैक्टर बताया कि जो जनता है वही पुलिस की कार्य प्रणाली से डरती है, इसलिए वो बैलेंस नहीं बिठ पा रहा है।
बिल्कुल दोनों की बातें अपनी जगह सही है, क्योंकि लंबा अनुभव है इनको अपने अपने क्षेत्र का। लेकिन यहाँ पे अभी भी पुनीत जी जो खाई है पुलिस और जनता के बीच में वो काफ़ी बड़ी है। हालांकि अधिकारियों ने और सरकारों ने कोशिश की थी कि जन सुनवाई थानों में रखी जाए, लेकिन थाने में आज भी जो है आज भी एक व्यक्ति नहीं जाता थाने, अधिकारी के पास जाता, क्योंकि उसको डर रहता है। क्योंकि यदि वो अपने क्षेत्र की जानकारी, चाहे वो उसके पड़ोस में जुए की फड़ लगी हो, वो बताएगा साहब यहाँ पे जुए की बीट प्रभारी को बता देगा वो थाने में, तो वो पता चलता है कि वो जो जुआ वहाँ पे खिलवा रहा है या सट्टा खिलवा रहा है उसी को बता देगा वो पुलिस वाला जाके कि साहब जो है वो आपकी मुखबिरी इसने की है। तो ये भी एक डर रहता है, और ये सही बात है, फैक्टेबल बात है। कई क्योंकि मैंने भी रिपोर्टिंग की है, कई ऐसे फैक्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम की बात करें, यदि जो सिस्टम बनाया गया उपाध्याय जी, वो एक जो इंटेलिजेंस का है, वो इंटेलिजेंस सिस्टम को जो एक दिशा में काम करना चाहिए, शायद वहाँ पे कमी है। वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी जो है वो ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, नेताओं की ज़्यादा इंटेलिजेंसी देखी जा रही है, जबकि इंटेलिजेंसी दूसरी तरफ होनी चाहिए। और एक मुखबिर तंत्र को चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई 5 लोगों को जोड़ लिया तो मुखबिर तंत्र चलता है। बाकायदा इंटेलिजेंस विभाग, हम जिसे स्पेशल ब्रांच बोलते हैं, PHQ में जहाँ से ऑपरेट होती है, वहाँ पे एक बजट रहता है। हालांकि उस बजट में कितना मुखबिर तंत्र को दिया जाता नहीं दिया जाता, ये इसका कोई डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर बजट रहता है। जब सिस्टम बना है तो उस सिस्टम की मजबूती दिखना चाहिए, शायद वो नहीं दिखती है। ठीक है, निरंजन जी आपसे ही जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेस सामने आए हैं। पुनीत जी ने भी इन क्लॉजेस को रेज किया है और इसी के साथ आपने मनोज जी को भी सुना, क्या कहेंगे? देखिए, मनोज जी का और पुनीत जी का कहना 100% सही है, और यहाँ विरोधाभास की बात भी नहीं है कोई। यहाँ तो सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा, हाउ टू कंट्रोल द केस। एग्जैक्टली। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वकील साहब ने कहा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनायड। कसाब को हमने कितना जिंदा रखा, कितने दिन बाद उसको फांसी हुई, इसमें कितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हुई। अफजल गुरु को कितना हमने पाला। इमीडिएट एक्शन होकर के, इमीडिएट फैसले होना, भारत के संविधान, भारत के कानून की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। एक मामला 15-15 साल तक चल रहा है और उसका निर्णय नहीं हो पा रहा। कहीं से कोई दांव पेच लगा दिया वकील ने, कहीं कोई दांव पेच लगा दिया, और वो डिले होता चला गया। वोट भी हैंडीकैप्ड है, उसको नियम के अनुसार चलना है। एक तो इसमें सुधार की जरूरत है। दूसरी, जो अभी कहा इन्होंने, भाई साहब ने, ये बात सही है। इस चिंता को हमारे अधिकारियों ने वर्षों पहले महसूस किया। मुझे 11 वर्ष तो हो गए रिटायर होके, इसके पहले करीब 15 वर्ष पहले ये एक अभियान चालू हुआ था। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो कल देश के नागरिक बनेंगे, जैसा इन्होंने बताया कि जनता भयभीत रहती है, उसका निदान बहुत पहले ढूंढ लिया गया। एक बाल मित्र योजना, परिवार परामर्श, ये सब जो चलाए गए, इससे बच्चों के मन में, महिलाओं के मन में, पुरुषों के मन में पुलिस के प्रति बहुत हद तक खाई की पूर्ति हो गई है। लेकिन एक और अभियान चला बीच में, डेस्क योजना। थाने में एक डेस्क लगती थी, उस डेस्क पे एक महिला आरक्षक बैठती थी या कोई ऐसा आरक्षक बैठता था जो बड़ी मृदुल भाषा में बात करे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो आने वाले का टेम्परामेंट अपने आप ठीक हो गया, यार अच्छी जगह आए हम, यहाँ गाली गलौज नहीं हो। तो ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत पहले चल रही हैं, इनमें तीव्र गति लाने की आवश्यकता है। अब असली बात आती है पुलिस की चेकिंग और पुलिस की कार्यवाही। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि पुलिस का काम शुरू शक से होता है। चोरी हुई है, अब पुलिस का काम है कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है, अथवा घर का कोई आदमी इन्वॉल्व तो नहीं है। अब घर के लोगों से जरा सी पूछताछ कर ली, बुरे बन गए। तो ये जो प्रक्रिया है, इसका एक पक्का समाधान करने के लिए, जैसा उन्होंने कहा, जन जागृति बहुत बड़ी जरूरी चीज है। लोगों को महसूस होना चाहिए कि हम वो भी फिल्म की टिकट के लिए 2 घंटे लाइन में धक्के खा सकते हैं, हम तेल के लिए धक्के खा सकते हैं, हम 2000 रुपए विड्रॉवल के लिए धक्के खा सकते हैं। तो क्या हम अपने देश की, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए थोड़ा पैनिक सहन नहीं कर सकते? इतना सहन करने की जब प्रवृत्ति लोगों में आ जाएगी, लोगों में ये आ जाएगा कि भाई हमको कोऑपरेट करना है, हमारे समाज को सुधारना है। ये एजेंसी जो ये वर्दी पहने बैठा है, पुलिस अफसर या
हुई, इसके अंदर भी एक मनुष्य है, उसमें संवेदनाएं हैं। बट निरंजन जी, एक उसको और चीज मैं समझाने- समझना चाहूंगी, क्योंकि अब की अगर हम बात करें, सब कुछ डिजिटलाइज्ड बेसिस पे चल रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, जहां पर हर तरह से किसी को अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता चल रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो वो ऑनलाइन माध्यम से अपनी कंप्लेंट रेज करा सकता है। तो जब ट्रांसपेरेंसी बिल्ट अप हो गई है और वो बिल्ड करने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, फिर लूपहोल कहां आ रहा है? देखिए क्या है, वही वाली बात फिर से रिपीट हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑफ कोर्स ये सब ऑनलाइन चल रहा है, मगर कई बार आपने देखा होगा, पुलिस कहती है सूचना दीजिए, नाम गोपनीय रखा जाए। तो नाम गोपनीय रखा जाए, पर विश्वास तो करना चाहिए। हाँ। हमारा नाम गोपनीय रहे, ये विश्वास जनता के मन में आना चाहिए कि हमारा नाम हम जिनने बोला तो गोपनीय ही रहेगा, कल को हमारे घर पे गुंडे आके उधम नहीं करेंगे कि तुमने खबर दी। इस बात को जागृत करने के लिए देखिए क्या होता है, एक जैसे मैं बता रहा हूं, पुलिस, इंटेलिजेंस, LIU, DSB, मुखबिर तंत्र, सामाजिक संगठन, इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके एक ही स्वर में चलना पड़ेगा। जैसे कोरस में गाना गाता है आदमी, 15 लोग गाना गा रहे हैं, सब एक साथ गाना गाएंगे तभी गाना सफल होगा, वरना एक अलग अलग जा रहा है, एक अलग जा रहा है, एक अलग जा रहा है, तो वो गाना सफल नहीं होता। इसी प्रकार इन सब एजेंसीज को एक धारा में आकर के एक दूसरे से एमिकेबली एडजस्टमेंट करके, ये लंबा प्रोसीजर है, छोटा काम नहीं है, लेकिन कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे पिताजी बोलते थे कि अंधेरा मैदान है, अगर आप चल रहे हैं, अरे बहुत घनघोर अंधेरा, कैसे पहुंचूंगा, 2 कदम चलिए रास्ता दिखता है, 2 कदम चलिए रास्ता दिखता है। तो ये जो लंबा प्रोसीजर है, इस लंबे प्रोसीजर को सुधार करने के लिए 2 कदम चलना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, अंत में नहीं पहुंच पाएंगे। हम नीचे ही खड़े रहेंगे, हम कैसे चढ़ेंगे, तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस मैंने बार बार कहा कि देखिए, एक होता है नियम, एक होता है नियम को लागू करने की मंशा। मंशा हमारी जब तक 100% डिवोटी नहीं हो, तब तक हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए। वो मंशा क्या है? मंशा ये है कि सबको एक सूत्र में बांध करके एक साथ चलाइए, जन जागृति पैदा करिए, बच्चों से लेकर के महिलाओं तक, वृद्धों तक, जो सज्जन व्यक्ति हैं। आमतौर पर टीचर किसी को कोई खबर नहीं देता, ठीक है। टीचर के मन में ये भावना आनी चाहिए, नहीं साहब मैं सुरक्षित हूं, मैं कोई खबर दे रहा हूं, वो भी रहेगी। ये बड़ी ज्वलंत समस्या है। इसको सुधार के लिए पर्टिकुलर और ठोस सबूत, ठोस कदम की जरूरत है। ठीक ये है, मेरा मानना है। पुनीत जी, इस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? जैसे निरंजन जी ने बताया कि जो लूप होल है, ये कैसे इसकी भरपाई होनी चाहिए, एक सूत्र में सबको चलना होगा, तभी इस तरह की चीजें जो है एक्टिव दिखाई देंगी और इसी के साथ इनका जल्दी निराकरण हो सकेगा, क्योंकि हम यही उम्मीद करते हैं कि जो डैमेज है उससे पहले ही सोल्यूशन निकाल लिया जाए। और यूजुअली जैसे भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि क्राउडेड प्लेसेस में यूजुअली इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं उनका टारगेट होता है, जिससे उनकी संभावनाएं मिलने की कम हो जाए। तो कैसे आप इसे देखते हैं और इस पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा तो अभी भी वही कहना है कि सबसे पहले समाज को इसके लिए सुदृढ़ करना पड़ेगा, और वो तभी सुदृढ़ होगा जब जो तंत्र है वो उनके साथ मित्रवत रहेगा तब। और रही बात, अभी आपने कहा कि आज के उसमें बहुत सारा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो सर मेरा मानना ये है कि मनुष्य का काम मशीन कभी नहीं कर सकती। कितना डिजिटलाइजेशन सुविधा हो सकती है, आप उसकी सुविधा ले सकते हैं। हमारे पड़ोस में मशीन आप लगा देंगे, कैमरा, वो आते जाते दिखा देगा, लेकिन उसका माइंडसेट समझना ये आपका ही दिमाग काम कर सकता है, कैमरे का नहीं। तो जब तक समाज को जागरूक नहीं होगा और समाज एकत्र नहीं होगा, समाज इसके प्रति अवेयर नहीं होगा कि ये जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ये कल को हमारे घर में ब्लास्ट हो सकता है और उसके चपेट में हम भी आएंगे। लेकिन वो इग्नोर तो तंत्र के माध्यम से होगा, अपने आप से नहीं होगा। दोनों की भूमिका है, तंत्र को भी होना पड़ेगा, समाज को भी होना पड़ेगा, लेकिन पहल इसमें तंत्र को करना पड़ेगा कि उसको इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा समाज को, व्यक्ति को, कि यदि आप हमारी मदद करोगे तो हम आपकी उससे 10 गुना ज्यादा मदद करेंगे और आपके साथ आपकी पीढ़ी की और आपके भविष्य की मदद होगी। ये विश्वास सबसे पहले समाज में जागृत करना पड़ेगा। इसका समाधान तभी होगा, नहीं तो हमारे यहाँ पुलिस तंत्र सब है, तंत्र ऐसा नहीं है कि नहीं करता, तंत्र खूब करता है और तमाम पकड़ा रहे हैं, तमाम हो रहे हैं। लेकिन सबसे कमी जो है, वो मैंने पहले भी कहा कि एक तो जो मुखबिर प्रणाली थी पुलिस की सबसे बड़ी, वो हर सेक्टर में, ऐसा नहीं कि केवल थाने की पुलिस, वो एसबी की भी होती थी, एटीएस की भी होती है, एसजीपी की भी होती है, सबकी होती है। उसको बहुत सुधार करना पड़ेगा और वो अभी वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा निष्क्रिय कर दिया गया है नीचे के लेवल पे। ठीक है,
मनोज जी, एक फाइनल रिएक्शन आपसे। और अभी जिस तरह से पुनीत जी कह रहे थे कि ऑनलाइन माध्यम से अगर मशीनों को देखा जाए तो मनुष्य का काम नहीं हो सकता है, बट मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर साइबर सेल का भी इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी केसेस आजकल आते हैं, अगर अभी हम फराज की ही बात करें, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली, उससे पूरा जो उसका नेटवर्क है उसके बारे में चीजें सामने आ गई, जो कि पहले थोड़ा सा मुश्किल टास्क था, लेकिन आजकल वो चीजें ईजी हो गई हैं। तो अब जब ये सारी चीजें, जो ये प्रोसीजर है चेकिंग का, जब ये ईजी हो रहा है, तो इसमें और क्या कुछ होना चाहिए? मुखबिर का एक फैक्टर तो बहुत, दोनों ने ही ऐड किया, निरंजन जी ने भी ऐड किया, पुनीत जी ने भी ऐड किया, और क्या कुछ इस पर आप सजेशन देंगे? फाइनल कमेंट आपसे। बिल्कुल, साइबर अपराधी जो है वो साइबर पुलिस से एक कदम आगे रहते हैं। ये कई मामलों में, चाहे वो स्टेट साइबर सेल हो या जिले की साइबर सेल हो, लेकिन यहाँ पे जो एजेंसियां हैं वो उनकी जिम्मेदारी रहती है, चाहे सेंटर की एनआईए हो या मध्य प्रदेश की एटीएस हो, एसटीएफ हो, एक पूरा मॉडल बना के रखा है। वो फिर यही बात कहने में आ जाएगी कि बस में हम सफ़र कर रहे हैं, ड्राइवर हमसे बोल रहा है कि यात्री से बोल रहा है कि भाई साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप ड्राइवर की सीट पे बैठ जाओ, आप गाड़ी ड्राइव करो। ऐसा नहीं होता है, जिम्मेदारियां तय होती है और एक सिस्टम बना रहता है। तो ये पूरा तय करना पड़ेगा कि कमियां कहाँ पे है। जन जागरूक की बात की जा रही है, तो जनता को जागरूक करने का काम किसका है, आतंकियों को पकड़ने का काम किसका है, विश्वास पैदा करने का काम जनता में पुलिस के प्रति किसका है, ये सब तय करना पड़ेगा। और ये हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। वो यदि अपनी जिम्मेदारी 1% भी ईमानदारी से निभा ले तो ये संगठन जो है आतंकियों का, वो मध्य प्रदेश से चले जाएगा, यहाँ सक्रिय नहीं रहेगा। बिल्कुल। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सब सहमत हूँ। मैं बहुत ठोस और बुलंद स्वर में बोल रहा हूँ कि शासन को अब नेक नियति और पूरी मंशा के साथ इन सब एजेंसीज को एक धागे में पिरो के जन जागृति पैदा करके लोगों के मन से इस बात का भय निकालना पड़ेगा कि हमें संकट में आएंगे, और ये भावना पैदा करनी पड़ेगी कि हमें अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें जागृत होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मेरा सजेशन है, बिल्कुल बोल्डली सजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, जन जागरूकता बहुत जरूरी है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आती रहेंगी। इसी के साथ आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निरंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, पुनीत जी आपका बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन क्यों सक्रिय हो रहा है, ये नेटवर्क क्यों बढ़ रहा है, इस तरह के केसेस क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करने का प्रयास किया, और मध्य प्रदेश में कौन से वो लूप होल्स है जिनको टारगेट बनाने का प्रयास इनका रहता है, इस पर भी हमने चर्चा की। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।